नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे सत्ता की साझेदारी। ठीक है, क्या होती है सत्ता की साझेदारी, फुल चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं और नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्या कहता है, तो प्यारे बच्चों थंबनेल कहता है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सत्ता की साझेदारी। इसमें पावर शेयरिंग सारा कुछ समझेंगे। ठीक है, पावर शेयरिंग क्या होता है यानी सत्ता की साझेदारी क्या होता है, फुल चैप्टर नोट्स के साथ एक क्लास में सारा खत्म कर दूंगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सबसे पहले सत्ता की साझेदारी समझते हैं। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे सत्ता की साझेदारी आ गया। ठीक है, इसका हमने डिफिनीशन यानी परिभाषा भी लिखा है। ठीक है, पहले सबसे पहले सत्ता की साझेदारी क्या होता है बच्चों, सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है अपने देश के प्रत्येक समुदाय का सत्ता में क्या होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा परिभाषा को पढ़ लेते हैं। सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है, ऐसी शासन व्यवस्था हो जिससे प्रत्येक समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचे, यानी उसको लगे कि हमारा सरकार है, ठीक है, हम लोग भी सत्ता में है। ठीक है, जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है, और सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र, यानी कोई भी योजना हो, कोई भी चीज हो, तो प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक जाति के लोगों को उसका लाभ पहुंचना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है, जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के पास इस बात का अधिकार रहता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। ठीक है, जो भी शासन चलाई जा रही है उन लोगों से क्या लिया जाए, सलाह लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज़ है, जब किसी शासन व्यवस्था में हर समाज समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। मान लीजिए कि कोई विशेष समुदाय को ही लाभ पहुँचे और अलग समुदाय को लाभ नहीं पहुँचे, तो उसको हम सत्ता की साझेदारी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है लोकतंत्र का मूल मंत्र सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है, यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। ठीक है, तो यही है सत्ता की साझेदारी। तो आगे समझते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है बच्चों। सत्ता की साझेदारी होगा तो हम एक समुदाय दूसरे समुदाय के बीच क्या रहेगा बच्चों, तनाव नहीं होगा। ठीक है, मिलजुल कर रहेंगे, सबको लाभ पहुंचेगा, सबको फायदा मिलेगा, तो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहेंगे, नहीं तो वो दुश्मनी में बदल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला युक्ति परक तर्क, हानि व लाभ के परिणामों पर आधारित विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम जाएगा। ठीक है, टकराव नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके देश में दो धर्म है, दो धर्म मान के चलिए है, हिंदू है और मुस्लिम है। अगर हिंदू को फायदा पहुंचेगा, मुस्लिम को नहीं पहुंचेगा फायदा, तो फिर मुस्लिम जो है हिंदू से नफरत करेगा। ठीक है, अगर मुस्लिम को फायदा पहुंचेगा, हिंदू को फायदा नहीं पहुंचेगा, तो फिर जो है हिंदू नफरत करना स्टार्ट कर देगा मुस्लिम से, और इस प्रकार टकराव बढ़ जाएगा और दोनों को फायदा पहुंचेगा, तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, यानी टकराव का अंदेशा कम जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यही है राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। अब नैतिकता या अंतर्भूत महत्व पर आधारित सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी तो होना ही चाहिए। और दूसरा है लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहे। लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए शासन किस प्रकार हो। ठीक है, लोगों का यह अधिकार होता है कि उनसे सलाह लेना चाहिए। जो भी शासन व्यवस्था, जो भी सरकार में लोग हैं, वो जो है लोगों से सलाह ले कि हम ये कानून बना रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं बच्चों। यहाँ पे सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है प्यारे बच्चों। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए, बहुसंख्यक आतंक से बचने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए, समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है प्यारे बच्चों। समाज में यानी बैलेंस बना रहे। ठीक है, ये अल्पसंख्यक लोग ये ना सोचे कि सारा कुछ बहुसंख्यक को ही मिल रहा है, जिसका जनसंख्या ज़्यादा उसी का काम हो रहा है और अल्पसंख्यक का नहीं हो रहा है। ठीक है, काम सबका होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इससे विभिन्न सामाजिक समूह में टकराव को कम करने में मदद मिलेगी, और किसी भी समाज में बहुसंख्यक या आतंक का खतरा बना रहता है। किसी भी समाज में जो जाति या धर्म के लोग ज़्यादा है वो अल्पसंख्यक को दबाना चाहता है। ठीक है, तो उसका खतरा, उसके आतंक का खतरा बना रहता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ठीक है,
तो आजकल देखिएगा कि हर एक राज्य या देश में प्रत्येक जाति वाइज जो है एक नेता बन गया हुआ है, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ क्या करता है, साझेदारी करता है। अगर उसका अगर साथ नहीं देता है तो वो पार्टी का साथ नहीं देना चाहता, बहुसंख्यक लोगों का साथ नहीं देना चाहता अगर उसके साथ न्याय नहीं होता है तो, ठीक है। तो यही है, अब सत्ता की साझेदारी हो रहा है। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। लोगों की आवाज़ ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। और सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं, एक है समझदारी भरा कारण और दूसरा है नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना, और सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है लोकतंत्र की आत्मा को अनुरक्षण रखना, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा यानी सबकी भलाई होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। क्या है सत्ता की साझेदारी के रूप, ठीक है। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप होता है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। शासन सत्ता के विभिन्न अंग है। सत्ता के बच्चों 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, विधायिका का काम होता है बच्चों कानून का निर्माण करना यानी कानून बनाना, ठीक है। दूसरा होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका होता है कार्यपालिका का मतलब है कानून को फॉलो करवाना, पालन करवाना। और एक होता है न्यायपालिका, मान लीजिए पक्ष और विपक्ष में कोई झगड़ा और लड़ाई होता है तो न्यायपालिका का काम है उसको सुलझाना, ठीक है। तो यहाँ पर वाद विवाद को सुलझाना। इन अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे से ये अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस तरह के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। इस तरह के बंटवारे से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्ति नहीं रहती है, ठीक है। आप कहिएगा कि इसी के पास सारा शक्ति विधायिका के पास, तो ऐसा नहीं है। और आप बोलिएगा कि कार्यपालिका के पास ही सारा शक्ति है, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ शक्ति का बंटवारा किया गया है, ठीक है। कुछ शक्ति विधायिका के पास, कार्यपालिका के पास भी अपना शक्ति है और न्यायपालिका के पास भी अपना शक्ति है, ठीक है। एक अगर ना माने तो दूसरे के पास आप जा सकते हैं। इससे विभिन्न संस्थानों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता है और सत्ता के उपयोग का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है, लेकिन कार्यपालिका संसद के अधीन होती है। संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन संसद को जनता को जवाब देना होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है। न्यायपालिका यह देखती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सभी नियमों का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो उस पर न्यायपालिका जो है अपना फैसला निर्णय ले सकती है, ठीक है। तो यही है, ये आपको समझ में आया होगा कि सत्ता का जो है बच्चों क्षैतिज बंटवारा होता है, ठीक है। पावर का जो है बंटवारा होता है अलग अलग। यहाँ पर देखते हैं बच्चों आगे, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। भारत एक विशाल देश है और इतने बड़े देश में सरकार चलाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, भारत में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, भारत में 3 तरह के सरकार होता है, ठीक है। एक होता है केंद्रीय सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार और तीसरा होता है स्थानीय सरकार, ठीक है, यानी पंचायत सरकार होता है। तो ये आपको पता होगा। हमारे देश में सरकार के 2 मुख्य स्तर होते हैं, 2, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होती है, पूरा देश चलाने का जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है बच्चों, तथा गणराज्य की विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी राज्य सरकारें लेती हैं। दोनों के अधिकार क्षेत्र में अलग अलग विषय होते हैं, ठीक है। कुछ विषय साझा लिस्ट में होते हैं, ठीक है। तो बच्चों विषय जो होता है वो 3 गो होता है, ठीक है। विषय जो होता है यानी उसको सूची बोलते हैं। केंद्र सरकार का अपना सूची होता है और राज्य सरकार का अपना सूची होता है, ठीक है। केंद्र सरकार का अपना सूची होता है और राज्य सरकार का प्यारे बच्चों अपना सूची होता है। तो केंद्र सरकार जिस पे निर्णय लेता है यानी विषय, या उसको बोल सकते हैं आप सूची बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है बच्चों केंद्रीय सूची, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, केंद्रीय सूची होता है। और एक होता है राज्य के लिए राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची। और एक होता है प्यारे बच्चों समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची होता है। तो राज्य सूची जो होता है समवर्ती सूची, राज्य सूची जो होता है प्यारे बच्चों उस पर जो है राज्य सरकार ही निर्णय ले सकती है और केंद्रीय सूची पर केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है और समवर्ती सूची पर दोनों सरकार मिलकर निर्णय लेती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अलग अलग विषय होते हैं। और सामाजिक समूह के बीच सत्ता का बंटवारा, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। हमारे देश में विविधता भरी पड़ी है। इस देश में अनगिनत सामाजिक, भाषाई, धार्मिक और जातीय समूह, हमारे देश में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, धार्मिक के लोग रहते हैं। इन विविध समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा जरूरी हो जाता है। इस प्रकार के बंटवारे का एक उदाहरण है
हैं समाज के पिछड़े वर्ग के लोग को मिलने वाला आरक्षण, ठीक है। समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसको आरक्षण मिला हुआ है और इस प्रकार के आरक्षण से पिछड़े वर्ग का सरकार में सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। तो हमारे देश में सबके भलाई के लिए काम किया जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, ये विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारा हो सकता है। राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता का बंटवारा, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है, जो अभी हमने समझाया, ठीक है। जो मान लीजिए कि 2 या 3 पार्टी मिल करके बहुमत साबित कर लेता है तो वही पार्टी जो है सरकार बनाती है। इसके बाद जो पार्टियां बच जाती है उनसे विपक्ष बनता है। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सुनिश्चित करना कि सत्ताधारी पार्टी लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करे। इसके अलावा कई तरह की कमेटियां बनती है जिनके अध्यक्ष और सदस्य अलग अलग पार्टियां से होते हैं। दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारा, दबाव समूह के बीच भी सत्ता का बंटवारा हो सकता है। एसोचैम, छात्र संगठन और मजदूर यूनियन आदि विभिन्न प्रकार के दबाव समूह हैं। इन संगठनों के प्रतिनिधि कई नीति निर्धारित अंगों का हिस्सा बनते हैं और इससे इन दबाव समूह को सत्ता में साझेदारी मिलती है, ठीक है। तो ये सारी बात आपको समझ में आया। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ है बच्चों। सबसे पहला लाभ है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है जब देश सभी लोगों को देश के प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है तो देश और भी मजबूत होता है। और जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है और उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है। देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। सबकी भलाई के लिए काम हो तो देश जो है प्रगति करेगा ही प्यारे बच्चों। और आगे है सत्ता की साझेदारी अपना के विभिन्न समूहों के बीच आपसी टकराव और गृह युद्ध की संभावना को भी समाप्त किया जा सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट क्या है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है बच्चों, ठीक है, जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, परंतु अपना जो एक राज्य हरियाणा है उससे भी उसकी जनसंख्या कम है, आधी है। परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है बच्चों। इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। याद रखना 59% लोग क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं और 40% फ्रेंच बोलते हैं, बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कहाँ है, ब्रुसेल्स है। में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है जबकि 20% डच भाषी है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहा है, ठीक है। अल्पसंख्यक जो है फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो ज़्यादा समृद्ध है और क्या है बच्चों, ज़्यादा ताकतवर रहा है, ऐसा देखा गया बेल्जियम में। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है बच्चों, ब्रुसेल्स है, ठीक है। वहाँ फ्रेंच और डच भाषी मिलते हैं और सबसे कम जो है जर्मन भाषी लोग हैं। और क्या है बेल्जियम की समझदारी। अब बेल्जियम की समझदारी के बारे में अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे क्या है, ऐसे भाषाई विविधताओं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा और डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे, ठीक है। डच भाषी लोग जो थे पूरे ब्रिटेन की बात कर, पूरे बेल्जियम की बात करिएगा तो बहुमत में था, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे, ठीक है। परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किया ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास न हो एवं सभी मिलजुल कर रह सके। साथ ही विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देता है, ठीक है। विश्व इसकी बड़ाई करता है कि ये किस तरह से इतने सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम। सबसे पहला कदम है केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या। दोनों भाषा बोलने वाला डच और फ्रेंच भाषी के में मंत्रियों की संख्या समान कर दिया। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई और ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। चौथा पॉइंट है सामुदायिक सरकार का निर्माण। इनका चुनाव संबंधित भाषा लोगों द्वारा होता है। अब यहाँ पे ये कदम जो उठाई गई बेल्जियम के लिए। अब यहाँ पे पॉइंट है
सामुदायिक सरकार का निर्माण कैसे होता है। इनका चुनाव संबंधित भाषा लोग द्वारा होता है। सामुदायिक यानी कि एक तरह के भाषा के वाले लोग जो है चुन लेते हैं। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियाँ होती है। ठीक है। श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट। अब श्रीलंका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, चैप्टर में है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर है। और बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। देश की आबादी का कोई 74% भाग सिंहलियों का है। ठीक है, 74% भाग, देश के कुल आबादी का 74% भाग जो है सिंहली भाषा बोलते हैं। ठीक है, जबकि 18% लोग जो है तमिल है। ठीक है, बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातीय समूह जैसे ईसाइयों और मुसलमानों का है। तो आपको इतना समझ में होगा, यहाँ पे जो है श्रीलंका में 74% भाग सिंहली है और 18% भाग जो है तमिल है। ठीक है, ये बात आपको समझ में है। श्रीलंका में टकराव, देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक है और जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्यक में है। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहां के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यक बात को दूसरे पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहां गृहयुद्ध शुरू हो गया और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बहुसंख्यक में सिंहली भाषी लोग जो है तमिल बोलने वाले को सताते हैं और इससे गृह युद्ध की स्थिति श्रीलंका में बनी रहती है। ओके, आगे समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, क्या है, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यानी अपने ही घर में खूब लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, गृह युद्ध बोलते हैं। ठीक है, अपने ही देश में बहुसंख्यक जब अल्पसंख्यक को सताने लगे खूब तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उस स्थिति में गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। आगे समझते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक बाद यानी यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। यानी बहुसंख्यक लोग हैं वो जो चाहेगा वही होगा, जिस सरकार जिसको चुनना चाहेगा वही सरकार में आएगा और जो वह चाहेगा वो करना शुरू कर देता है। ठीक है, वह कर भी सकता है क्योंकि उसका जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब आगे है 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम। 1956 में एक कानून पास किया गया सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। सिंहलियों को विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया जिससे तमिलों की अवहेलना हुई। ठीक है, 1956 में ये कानून वगैरह बना। ठीक है, श्रीलंका में। तो उसके बाद भारत के बारे में पता है, भारत में सत्ता की साझेदारी। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, आपको पता है भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। सीधा वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसको चुनने का दिल है उसको चुनते हैं। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं और इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नए नियम बनाती है या नियमों और कानूनों में संशोधन करती है। ठीक है, तो यही है। अप्रत्यक्ष पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर होती है। हम लोग किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि जो है अगला लीडर को चुनते हैं। ठीक है, सरकार बनाते हैं। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज्य की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। तीसरा, एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है और इसी लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच हो। ठीक है, सभी लोगों की भलाई का बात हो। ठीक है, अगर सभी लोगों का भलाई नहीं होगा, ठीक है, तो क्या करते हैं वो सरकार को बदल देते हैं। ठीक है, आने वाले चुनाव में। तो यही है, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप यहाँ पर देखते हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सरकार के विभिन्न स्तरों में मध्य सत्ता का वितरण होता है।
केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच, ठीक है। इसका अपना अलग शक्ति होता है, राज्य सरकार के पास अपना शक्ति होता है और स्थानीय सरकार निकाय के पास अपना शक्ति होता है। लेकिन ये सत्ता का जो है बंटवारा इन तीनों में होता है, सत्ता की साझेदारी होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय यानी स्थानीय सरकार, ठीक है। तो ये है, आगे है सत्ता का क्षैतिज वितरण। यहाँ पर देखिए सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का वितरण। विधायिका, ठीक है, जो विधायिका का काम क्या है, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम है पालन करवाना और न्यायपालिका का काम है कि स्वतंत्र होती है, अगर ये कुछ गड़बड़ करेगा तो न्यायपालिका उस पर निर्णय लेगी, ठीक है। तो 3 अंग है सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं बच्चों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। आगे है सत्ता का क्षैतिज वितरण। सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का वितरण, ये देख लिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के मध्य भी सत्ता का वितरण होता है, ठीक है। आगे है क्षैतिज वितरण। विधायिका का काम है कानून का निर्माण। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सारा आ जाता है विधायिका के अंदर, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। आगे है कार्यपालिका। कार्यपालिका का है कानून का क्रियान्वयन यानी कानून का पालन करवाना। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा नौकरशाह, ये सारे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाह आ जाते हैं। याद रखना विधायिका के अंदर जो है, विधायिका के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी लोकसभा के मतलब है कि जितना भी सांसद है सारे आ जाएंगे, राज्यसभा जितना भी राज्यसभा सदस्य है सारे आ जाएंगे और राष्ट्रपति, ठीक है। और यहाँ पे कार्यपालिका के अंदर जितने भी सरकार में है, ठीक है, जो पार्टी सरकार में है उसके जितने मंत्री वगैरह है सारे, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद और नौकरशाह ये सारे आ जाएंगे जो नौकरी करते हैं। न्यायपालिका के अंदर कानून की व्याख्या देखना कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये न्यायपालिका का काम है देखना। सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अपने यहाँ है, मुख्य न्यायालय तथा अन्य जिला व सत्र न्यायालय इसके अंदर सारे आ जाते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण देखिएगा, केंद्रीय सरकार देश के लिए होता है, राज्य यानी प्रांतीय राज्य के लिए राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार, स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद ये सारे आ जाते हैं स्थानीय स्वशासन में, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। आगे है सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार में सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें उच्चतर तथा निम्न स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं और स्थानीय सरकार राज्य सरकार के अधीन काम करना पड़ेगा। आगे क्षैतिज वितरण, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, के बीच सत्ता का बंटवारा होती है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। कोई यानी गलत नहीं कर सकता है, कोई गलत करेगा तो उसमें दूसरा अंग उस पर सवाल खड़ा कर देता है, ठीक है। आगे है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के निम्न तरीके हैं। सरकार विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी, उदाहरण विधायिका, कार्यपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता की साझेदारी, उदाहरण केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है, उदाहरण सरकार नौकरियों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रख दिया हुआ है। दबाव समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी हो सकती है। नए श्रम कानूनों के निर्माण के समय ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से सलाह लेना, ठीक है, ये सारा हो गया। आगे है भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण युक्तिपरक कारण। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम करने में मदद मिलती है और इसलिए सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। नैतिक कारण लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखना, यानी लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखना, ठीक है, यानी उसका पालन करना, ठीक है, ये लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की साझेदारी। आगे है यहाँ पे सत्ता की साझेदारी के मुख्य रूप। लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होती है। उदाहरण के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। इस प्रकार के बंटवारे में सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस प्रकार के बंटवारे को क्षैतिज बंटवारा कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, कितना बार इसको समझा दिया।
आगे है ब्लेजर मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। ब्लेजर मॉडल की मुख्य विशेषता क्या बच्चों, समान विशेषता। भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है, दोनों देश में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज़्यादा ताकतवर होती है। हमारे यहाँ भी सबसे ज़्यादा ताकतवर केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार और उसके बाद स्थानीय सरकार आता है बच्चों। दोनों में त्रिस्तरीय सरकार है। विभिन्न विशेषता, भारतीय संघ में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, आगे है। ठीक है, तो ये था, यहाँ तक ही कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, सत्ता की साझेदारी में, तो सत्ता की साझेदारी पूरा हमने समझाया, सत्ता की साझेदारी क्या होता है, थोड़ा बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में भी आपको समझाया। ठीक है, अब इसमें प्रश्न है तो अगले क्लास में आपको प्रश्न करवाऊंगा, जब अगले वीक में मिलूंगा तो सत्ता की साझेदारी चैप्टर से प्रश्न को भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।